फालतू बैटरी होती तो यकीनन मैं कल वाली जगह पर जाकर पलवशा से बात जरूर करता। सूरज उभरते ही हम दोनों ने एक मुनासिब दरख्त पर मचान बनाई और वहां बैठकर दाएं बाएं का जायजा लेने लगे, मगर कोई ऐसी हरकत ढूंढने में नाकाम रहे जिसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी ठहरता। टैंक दोपहर के वक्त हमारे पास से गुजरा था। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। टैंक के गुजर जाने के बाद हम थोड़ी देर मचान में बैठकर इर्द गिर्द का जायजा लेते रहे, लेकिन हमारी ये एहतियात बेकार गई थी। हम दोनों अपने हथियार और सामान संभाल कर नीचे उतर आए। हमारा काम मुकम्मल हो चुका था। मुझे रात के 8 बजे तक डी ब्लॉक तक पहुंचने की फिक्र सताने लगी। मुझे तेज रफ्तारी पर माइल देखकर सरदार को मेरी जल्दी की वजह मालूम करने की तगदौ नहीं थी। वजह उसे मालूम थी। सरदार की बार बार ताकीद के बावजूद मैं अपनी रफ्तार कम नहीं कर पाया था। 10 बजने में चंद मिनट रहते थे जब हम डी ब्लॉक में पहुंचे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैंने आई कॉम ऑन करके पलवशा से राब्ते की कोशिश की, मगर उसका कोई जवाब न आया। या तो वो मेरा इंतजार करते सो गई थी या जगह के दूर होने से राब्ता नहीं हो पा रहा था। अपना शक दूर करने के लिए मैंने डी कॉम पर मौजूद आई कॉम के बेस पर भी चैनल 5 लगाकर उसे पुकारा, मगर उसका कोई जवाब न आया। इस तरह ये बात तो मुतय्यन हो गई थी कि उसने अपना आई कॉम बंद किया हुआ है। बेकरार दिल को तसल्ली देता हुआ मैं सरदार के पास आ गया। वो पोस्ट कमांडर के साथ गप्पे हाँक रहा था। मेरा लटका हुआ मुंह देखकर उसे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत न हुई, लेकिन उसने पोस्ट कमांडर की वजह से तंज या मजाह से गुरेज किया। पोस्ट कमांडर मुझे चंद रस्मी कलिमात कहकर हमारे लिए खाना लाने का बताने लगा। वो चूंकि पहले से खा चुका था, इसलिए खाना आते ही हमसे इजाजत लेकर बाहर निकल गया। हम 2 दिन से बिस्किटों पर गुजारा कर रहे थे। इसके बावजूद मुझसे सही तौर पर खाना नहीं खाया जा रहा था। सुबह सवेरे ही मैंने सरदार को उठा दिया था। मैं जल्द से जल्द अलार्म खेल का रुख करना चाहता था। नमाज पढ़कर उसने थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। बादल नखास्ता उसे तैयार होना पड़ा। डी ब्लॉक से निकलते ही मैंने पलवशा को अपनी आमद का बता दिया था। रात की तरह उसने मैं मुंतजिर हूँ कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। इससे मुलाकात की खुशी में मैंने उसके रवैये को नजरअंदाज कर दिया। तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए मैंने निस्फ वक्त में मतलूबा फासला तय कर लिया था। उसने आखिरी मुलाकात की जगह ही पहुंचने की हिदायत की थी। वहां रुककर पसीना साफ करते हुए मेरी प्यासी निगाहें दाएं बाएं सरगर्दा उसे तलाश कर रही थीं, और उसी वक्त वो नजर आ गई। वो मर्दाना लिबास में ही थी। गहरे भूरे रंग की शलवार कमीज के ऊपर उसने सब्ज रंग की बगैर बाजू वाली स्वेटर पहनी हुई थी। अपने जिस्मानी खुतूत को छुपाने के लिए वो हमेशा जर्सी कोट वगैरह का इस्तेमाल करती थी, वरना वो उम्र की उस मंजिल पर थी कि उसका भांडा फूट जाता। उसे देखते ही मेरी हिस्सियात आंखों में सिमट आईं। उस तक भाग कर पहुंचने की गरज से मैंने कंधों में डाले बैरेट M107 के थैले को तस्मे निकाल कर थैले को नीचे रखा, लेकिन पलवशा की तरफ कदम बढ़ाने से पहले ही मेरी समातों में एक करख्त आवाज गूंजी, खबरदार अगर जरा सी भी हरकत की तो। ये आवाज मुझे नाले के दाएं किनारे की तरफ से आई थी। मैंने बेख्तियार उस तरफ नजरें दौड़ाईं। 4 मुसल्ला अफराद को देखते ही मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा, और ये धड़कना खौफ की वजह से नहीं था। पीठ पीछे गला खनकारने की आवाज पर मुझे ये शुबा नहीं रहा था कि उस वक्त मैं दुश्मन के घेरे में था। मैंने बड़ी मुश्किल से पलवशा की जानिब देखा। मेरी जानिब पीठ मोड़ते हुए वो एक पत्थर पर बैठ गई थी। मेरी सनसनाती सोचों ने उसे नजर का धोखा करार देना चाहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। दिलो दिमाग इसकी तौजीह में मसरूफ थे। आखिर पलवशा ऐसा कैसे कर सकती थी? हाथ ऊपर, गर्दन से लगने वाली क्लैशनकोफ की बैरल ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। मैंने बड़ी कोशिश करके हाथों को सर से बुलंद किया, वरना मेरे हाथ पांव में जान नहीं रही थी। एक आदमी मेरी तलाशी लेने लगा। मेरी नजरें तो बस पलवशा के वजूद पर गड़ी थी। उसका मेरी तरफ पीठ मोड़कर आराम से पत्थर पर नशिस्त संभालना ये साबित कर रहा था कि मुझे गिरफ्तार करवाने में उसकी मर्जी शामिल थी। एक लंबे कद का आदमी पलवशा के करीब जाकर रुका। उसने हाथ में हजार के नोटों वाली कई गड्डियां पकड़ रखी थी। बोला, ये लो बकाया रकम, अब तुम जा सकती हो। उसके अल्फाज नहीं, पिघला हुआ शीशा था जो समातों के रास्ते मेरे जिस्म में उतरकर मेरे बदन को बेजान करने लगे। जाने में कैसे अपने कदमों पर खड़ा रहा। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे हाथ नीचे करके पुश्त पर बांध रहा है। शायद उसने मुझे हाथ पीछे करने को कहा था, लेकिन मेरी समातों में तो पलवशा के करीब खड़े लंबी कामत के आदमी के अल्फाज हथौड़े बरसा रहे थे। उस आदमी से पैसे लेकर उसने एक नजर पीछे मुड़कर मेरी बेबसी का नजारा किया और सड़क की तरफ बढ़ गई। यकीनन उसका काम खत्म हो गया था। अपनी मोहब्बत का मुआवजा वसूल करके वो जा रही थी। किसी के साथ चंद दिन मोहब्बत के इजहार के बाद लाखों की रकम वसूल करना घाटे का सौदा नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं।
क्लेशनकोफ की नाल से मेरी पीठ पर टहूका देकर किसी ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं मरे मरे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। मेरी नजरें अब भी पलवशा को देख रही थी, जबकि वजीरिस्तान के पहाड़ों में चलने वाले को एक आंख सामने और एक आंख जमीन पर रखना पड़ती है। इस उसूल की मुनाफी का सिला मुझे एक जबरदस्त ठोकर खाकर मुंह के बल गिरने की सूरत में मिला। हाथ पुश्त पर बंधे होने की वजह से मुझे अच्छी खासी चोट आई थी, लेकिन उस वक्त मेरी सारी हिस्सों ने आर्जी तौर पर काम करना छोड़ दिया था। ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना पलवशा के अलावा कुछ नजर आ रहा था। जिस्म में दर्द और तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, अलबत्ता मेरे दिल को कोई मुट्ठी में लेकर मुसलसल भींच रहा था। किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। ओए नीचे देख कर चलो, किसी मजनू की औलाद, दिल के बाद अपना थोबड़ा भी ना तोड़वा लेना। उसकी बात पर मेरे दाएं बाएं चलने वालों ने जोरदार कहका लगाया। वो मुझे धक्के देते हुए नाले में खड़ी हुई गाड़ियों के करीब लाए। दरमियान में खड़ी डबल केबिन की अकबी नशिस्त पर मुझे 2 आदमियों के दरमियान बिठाया गया। गाड़ी की बॉडी में भी 4 आदमी बैठ गए, बाकी 2 गाड़ियों में भी 6-6 आदमी बैठ गए थे। नाले से निकलकर वो सड़क पर आए। हमारी गाड़ी दरमियान में थी। गाड़ियां अलाम खेल की बजाय अंगूर अड्डे की तरफ चल पड़ी। मेरी नजरें सड़क पर जाने वाली पलवशा की मुतलाशी थी। वो सड़क के दाएं जानिब चल रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर उस जानिब देखा। मेरे बाएं जानिब बैठे आदमी ने मजाही अंदाज में कहा, कमांडर बहादुर खान, लड़का तो रो रहा है। बहादुर खान ड्राइवर के साथ बैठा था। पीछे देखते हुए बोला, बेचारे को चोट गहरी आई है ना, फिक्र न करो, जल्दी बहल जाएगा। उसी वक्त हमारी गाड़ी सुस्त रवि से चलती पलवशा के पास से गुजरती चली गई। कोशिश के बावजूद मैं उसका चेहरा वाज़े तौर पर न देख सका। मुझे अकबी शीशे से पीछे झांकते देखकर मेरे साथ बैठे आदमी ने अपने हाथ से मेरा चेहरा सामने मोड़ते हुए कहा, अबे क्या निकालते हो इस छोकरे से? तुम्हें बेचकर रकम खरी कर ली है, फिर भी दीवाने हुए जाते हो। तुम्हारे जैसे बेवकूफ कम ही नजर से गुजरे हैं। बहादुर खान हंसते हुए बोला, तुम भी खूब हो कमीन खान। वो लड़का नहीं लड़की है। मेरे बाएं जानिब बैठा कमीन खान हकीकतन उछल पड़ा। क्या कह रहे हो कमांडर? इतना बच्चा तो मैं नहीं हूँ कि लड़के लड़की में इम्तियाज न कर सकूं। इस मर्तबा मेरे दाएं जानिब बैठे आदमी ने कमीन खान की तायद में जबान खोली। कमीन खान सही कह रहा है कमांडर। बहादुर खान ने कहका लगाते हुए कहा, बेवकूफो, यही पलवशा खान वजीर हैं, और जिसे तुम पकड़ कर ले जा रहे हो ये वो मशहूर SS है जिसके बारे में तुम लोग इतने अरसे से सुनते आ रहे हो। कमीन खान बेयकीनी से बोला, कमांडर आप मजाक कर रहे हो ना? बहादुर खान वजाहत करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, बस आप लोगों की बदकिस्मती है कि खुशाल खान महसूद से होने वाले जिरगे में आप लोग हाजिर नहीं थे, वरना इन दोनों को देख लेते। कमीन खान को बहादुर खान की बात हजम नहीं हो रही थी। कमांडर, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि पलवशा ने इसे पकड़वा क्यों दिया। हालांकि ये दोनों तो सरदार कबील खान के खिलाफ इकट्ठे काम करते हैं, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। वो बोला, बेवकूफ, पलवशा खान वजीर का किसी एक के साथ चक्कर नहीं है। बहुत चालू और चक्करबाज लड़की है। इससे पहले भी 7-8 आशिक भुगता चुकी है। उम्र जरूर कम है पर तजुर्बा बहुत ज्यादा है। अब इसी बात से अंदाजा लगा लो कि मोहतरम SS साहब से जब तक काम था इश्क का नाटक खेलती रही। जो ही काम निकल गया इसे बेच खाया, और मैं यकीन से कहता हूँ कि इसने खुद ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए होंगे, अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाया होगा। जो ही ये मोहतरम उसके हुस्न के जाल में फंसा, इसने पैसे खरे करने में देर नहीं लगाई। दूसरा बोला, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि सरदार सनोबर खान को इस आदमी के लिए 15 लाख खर्च करने की जरूरत थी, और 15 लाख भी सरदार कबील खान की कातिल ले गई। बहादुर खान ने नफरत भरे अंदाज में मेरी जानिब इशारा किया। सरदार कबील खान और सरदार जहांदाद का कातिल ये है। बाकी पलवशा खान वजीर ने गुज़श्ता 2 रोज सरदार सनोबर खान को राजी करने में गुजारे हैं। बेचारी को इस ज़मीन में पूरी 2 रातें जागकर गुजारना पड़ी, और यकीन करो मैं तो दाद देता हूँ इसकी हिम्मत की। कमीन खान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो गोया इसे पलवशा ने खैर सगाली के तौर पर पकड़वाया है। बहादुर खान ने नफरत भरे लहजे में कहा, इतनी भी सादा नहीं है, 1 नंबर की 420 है। सनोबर खान ने जब SS का मुतालबा किया था उसने 15 लाख की खतीर रकम मांगी थी। दूसरी सूरत में सनोबर खान के साथ उसकी यूं भी सुलह हो गई थी। उसे क्या जरूरत पड़ी थी अपने पुराने आशिक को पकड़वाने की? मेरी दाएं जानिब बैठे आदमी ने ख्याल जाहिर किया, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी लड़की सिर्फ सनोबर खान से सुलह करने ही पहुंची होगी। लाजमी बात है उसे अच्छी तरह मालूम था कि सनोबर खान सरदार कबील खान और सरदार जहांदाद के कातिल से बदला लेना चाहेगा, और ऐसी सूरत में वो अपने आशिक की बलि चढ़ा देगी। बहादुर खान और कमीन खान इस बात में सर हिलाने लगे। ये बात भी दिल को लगती है। खामोश बैठे ड्राइवर ने पहली बार जबान खोली, मैं बात कर सकता हूँ कमांडर। बहादुर खान के साथ बाकी दोनों भी उसकी जानिब मुतवज्जे हो गए। कहो दिलशाद खान। वो बोला, सच्ची बात तो ये है कि मैं पलवशा खान वजीर का पुराना चाहने वाला हूँ। पुराने से मेरी मुराद यही कोई 6-7 माह पहले की बात है, जब ये मुजाहिदीन के कैंप से बाहर निकली थी। मैं इसे लड़का ही समझता था। उस वक्त ये सरदार कबील खान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उसके एक करीबी मुहाफिज सुहेल खान को नवाज रही थी। उस गद्दार की 5 घी और सर कड़ाही में था। उसे जो कुछ पूछना होता तन्हाई की एक मुलाकात के बदले उगलवा लेती। अभी सरदार कबील खान की शहादत के वक्त सुहेल खान भी मारा गया है।
उसे अपने किए का अच्छा बदला मिला। खैर वो पुरानी बात है, मैं अभी कुछ और बताना चाह रहा था। पलवशा खान का असल चक्कर मुनव्वर खान नामी एक जवान से चल रहा है। यकीन मानो बहुत खूबसूरत मर्द है और ये हरामजादी उस पर बुरी तरह से फरीफ्ता है। मगर मुनव्वर खान काफी समझदार और होशियार है। उसने वक्ती तौर पर पलवशा से ताल्लुकात कायम किए रखे, मगर वो हमेशा के लिए नहीं फंसना चाहता था। बल्कि सच तो यह है कि ऐसी लड़कियों को बस वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मोहतरमा इस पर शादी के लिए जोर दे रही है। जिस मामू के यहाँ उसने परवरिश पाई है, उसने उसके रिश्ते के 15 लाख मांगे हुए हैं और मुनव्वर खान ने साफ तौर पर पलवशा को बता दिया है कि उसके पास इतनी रकम मौजूद नहीं है। तभी इस फाहिशा को सनोबर खान से मिलने का ख्याल आया और दरमियानी वास्ता मैं बना। दिलशाद ने मकरू अंदाज में कहकहा लगाया, मैं यूं भी काफी अरसे से इससे मुलाकात का मुतमन्नी था। इस बहाने चंद घंटों की मुलाकात मेरे हिस्से में भी आ गई। सरदार सनोबर खान ने भी जिरगे के वक्त उसकी भोली भाली और मासूम सूरत देखी थी। मेरे जिक्र करने पर ही वो फड़क उठा और फौरन मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। 2 रातें सरदार सनोबर खान और उसके साथियों की खिदमत करके मोहतरमा ने अपने गुनाह माफ करवाए और अपने आशिक को पकड़वा कर 15 लाख खरे कर लिए। यकीनन अब वो ये पैसे मुनव्वर खान को देगी ताकि वो उसकी माँ और मामू को देकर उसका रिश्ता मांग सके। लेकिन उम्मीद यही है कि मुनव्वर खान फिर भी उससे शादी नहीं करेगा। यूं भी उसके सामने पलवशा का किरदार खुली किताब की तरह है। बहादुर खान ने दिलशाद खान की गर्दन पर हल्का सा थप्पड़ लगाया, अबे तुम तो छुपे रुस्तम निकले, हमें भी हवा नहीं लगने दी। दिलशाद खान ने कहकहा लगाया, मतलब आपका भी दिल था। मेरे दाएं बाएं बैठे दोनों आदमियों ने उसका साथ दिया। बहादुर खान ने बेशर्म